आदर्श आचार संहिता क्या होती है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही पूरे बिहार में और बिहार के संबंध में केंद्र सरकार पर भी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता को साधारण भाषा में आचार संहिता भी कहा जाता है और दोस्तों इसे ही इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। दोस्तों, जब भी कभी लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू होती है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाता है और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है उस राज्य में और उस राज्य के संबंध में केंद्र सरकार के ऊपर भी आचार संहिता लागू होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये आदर्श आचार संहिता होता क्या है, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और जब भी किसी राज्य में या फिर केंद्रीय स्तर पर भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं, कौन कौन से नियम कानून या क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज आएँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार होता है। अगर दोस्तों कहीं पर भी मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है तो वहाँ पर जो लोकतंत्र है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना चाहते हैं और वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इनके हथकंडे जो होते हैं, इनकी जो गलत चीज़ें होती है उसको रोकने के लिए ही आदर्श आचार संहिता बनाया गया है। दोस्तों, जो आचार संहिता है उसे बनाने का एक और मकसद है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोका जा सके। आप जानते होंगे कि जब भी कहीं पर चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई सत्ता पक्ष होता होगा, कोई विपक्ष होता होगा और कुछ नए उम्मीदवार भी होते होंगे। जिनके पास सत्ता होती है, जाहिर सी बात है उनके पास ताकतें होती थी, ठीक है, या होती हैं, तो वो अपनी ताकतों का उपयोग करके किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जब आचार संहिता का नियम लागू हो गया तो जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है आचार संहिता लग जाती है और जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है वैसे ही जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सभी अब सरकार के अंतर्गत ना करके चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं। अब वो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते बल्कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चुनाव में धांधली को, चुनाव के समय जो करप्शन है, जो गलत चीजें हैं, उसको रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता एक आशा की किरण बनकर आया था, ठीक है। और दोस्तों, आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि जो आदर्श आचार संहिता है वो किसी कानून के तहत नहीं लाया गया था, बल्कि जितने भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे उनके साथ बातें करके, उनसे सलाह मशवरा करके और ये चीज़ें डिसाइड की गई कि चुनाव के वक्त क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आदर्श आचार संहिता है इसे बनाया गया। दोस्तों, सबसे पहले 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के तहत ये बताया गया कि आपको चुनाव के वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद अलग अलग समय पर बैठकें होती रहीं, अलग अलग बैठकों में तय होता रहा कि अब क्या बदलाव होंगे, क्या चीज़ें होंगी और इस तरीके से जो हमारा आचार संहिता है या फिर आदर्श आचार संहिता है, जिसे हम इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, ये विकसित होता गया और आज जिस मुकाम पर है वो इसी कारण से है, ठीक है। यानी कि किसी कानून के तहत नहीं आया है बल्कि ये एक जो राजनीतिक दल है उन सभी के साथ बातचीत करके और इसे बनाया गया था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आदर्श आचार संहिता होता क्या है तो आप कह सकते हैं कि वो दिशा निर्देश जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है और इसका मकसद चुनाव प्रचार के अभियान को निष्पक्ष एवं साफ सुथरा बनाना और सत्ताधारी राजनीतिक दल को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता का मकसदों में से एक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है वैसे ही जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अब सरकार के अंतर्गत ना आकर के चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं और इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं, जिनमें से जो मुख्य बातें हैं
उससे हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर सारी चीज़ें हम जानने लगेंगे, सारी चीज़ें समझने लगेंगे इस वीडियो में, तो जो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आप पूरी चीज़ें जानना चाहते हैं, सभी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके, या फिर जो इसके आचार संहिता की पूरी लिस्ट है वही मैं आपको किसी तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो पीडीएफ फाइल अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां से आपको मिल जाएगी, जिसमें जो पूरी लिस्ट है आचार संहिता की वो आपको देखने को मिल जाएगी और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा। अभी हम सिर्फ मुख्य बातों को ही जानते हैं। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही है। मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरों में चुनाव प्रचार करने की इजाज़त भी नहीं होती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और सांप्रदायिक भावनाओं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है। हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए। तो आचार संहिता की मुख्य बातें यही होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे होगा ये कि हमारे चैनल पर जितनी भी नई वीडियो डाली जाएगी सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।